लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिम्मेदारियों का बोझ। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। राम प्रसाद जी अब उम्र के इस पड़ाव पर थे जहां हर एक दिन अपने आप में एक संघर्ष से कम नहीं होता। पिछले 6 महीने से वे अपने छोटे बेटे के घर दिल्ली में रह रहे थे। किडनी के मरीज थे राम प्रसाद जी। आज सुबह जब वे सोकर उठे तो वे घबरा गए क्योंकि नींद में ही उनसे बिस्तर गीला हो गया था। तभी कमरे का दरवाजा खटका और उनकी छोटी बहू अंदर आई। उसकी नजर जैसे ही गीले बिस्तर पर पड़ी, उसकी भौहें तन गईं और गुस्से में आकर उन पर चिल्लाने लगी, क्यों पीते हैं रात को इतना पानी कि यह नौबत आ जाए। कोई बच्चा बिस्तर गीला करे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो इस उम्र में छी छी छी। नाक भौं सिकोड़ती हुई उनकी बहू कमरे से बाहर चली गई। इधर बहू की बातों की तीखे बाढ़ राम प्रसाद जी के दिल में गहराई तक उतर गए, परंतु वो कुछ कह नहीं पाए। उनकी नजरें नीचे झुक गईं। कड़कती सर्दी में भी वे घबराहट और शर्मिंदगी के कारण पसीने से तरबतर हो गए और जल्दी से उठकर अपनी चादर को धोने लगे। वे स्वयं भी इस बात से बेहद परेशान रहते थे, लेकिन उनका भी इस बात पर बस नहीं था। जब से उन्हें किडनी की बीमारी हुई थी, तब से ये समस्या भी बढ़ गई थी। कमरे के बाहर अंजलि का गुस्सा भड़क उठा। उसने रसोई में बर्तन पटकते हुए कहा, अब बस, हर दिन यही तमाशा, मैं कब तक सहूं? उधर दाढ़ी बनाते हुए गुलशन ने पूछा, अरे अंजलि, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? जरा कमरे में जाकर देखिए तो, क्या किए बैठे हैं आपके पिताजी? मैं तो तंग आ गई हूँ। लेकिन हुआ क्या? कुछ बताओगे भी? गुलशन ने पूछा तो अंजलि ने गुस्से में तेज स्वर में कहा, और क्या होगा? आपके पिताजी ने फिर बिस्तर गीला कर दिया है। अब और नहीं हो सकता मुझसे। मैं तंग आ चुकी हूँ। अब उस कमरे की साफ सफाई मेरे बस की बात नहीं है। आप जल्दी से अपने पिताजी का कुछ कीजिए, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। गुलशन, जो पहले से अपने ऑफिस के काम की टेंशन में था, अपना सिर पकड़कर बैठ गया। क्या करूं अंजलि, कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ ऑफिस का काम और दूसरी तरफ पिताजी की तबीयत, और अब तुम भी हर बात पर मायके जाने की धमकी देने लगती हो। हम 2 बच्चों के माँ बाप हैं, थोड़ा समझदारी दिखाओ। अंजलि की आंखों में गुस्सा उभर आया। समझदारी मुझे दिखानी है? मैंने तुम्हें कह दिया है, या तो पिताजी का कुछ करो या मैं चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारा। ये बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए गुलशन बोला, अरे तो ठीक है ना, मैं करता हूँ भैया को फोन। आखिर ये अकेले मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन भैया या भाभी को कोई परवाह ही नहीं। जब भी पिताजी को रखने की बारी उनकी आती है, कोई न कोई बहाना बन जाता है। या तो भाभी बीमार पड़ जाती हैं, या भैया अचानक बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं, और कुछ नहीं तो वर्कलोड ज्यादा होने का बहाना बनाकर बात को टाल देंगे। मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूं? अब देखना, मैं फोन करके उन्हें पिताजी को ले जाने के लिए कहूँगा, तो देखना कोई न कोई बहाना तैयार होगा उनके पास। कहते हुए गुलशन ने फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से किसी ने फोन नहीं उठाया। राम प्रसाद जी के 2 बेटे थे, रमेश और गुलशन। दोनों बेटों के बीच 12 वर्ष का अंतर था। उनका बड़ा बेटा रमेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद चंडीगढ़ में सेटल हो गया था, जबकि छोटा बेटा गुलशन हमेशा से अपने माता पिता के साथ ही रह रहा था। परंतु राम प्रसाद जी की पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहू अंजलि ने उनकी सारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उसका कहना था कि जब बेटे 2 हैं तो पिता की जिम्मेदारी भी दोनों को बराबर उठानी चाहिए। गुलशन को भी यह बात तर्क संगत लगी। लंबी बहस और तकरार के बाद यह तय हुआ कि दोनों भाई बारी बारी से अपने पिता को 6-6 महीने अपने साथ रखेंगे। उसके बाद से राम प्रसाद जी साल के 6 महीने अपने बड़े बेटे के घर रहते और बाकी 6 महीने छोटे बेटे के घर।
लेकिन इस बार राम प्रसाद जी का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो जानते थे कि यहाँ अंजलि की कड़वी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वहाँ तो स्थिति और खराब थी। बड़ी बहू के साथ साथ बड़ा बेटा भी उन पर चिल्लाने में शर्म नहीं करता था। गुलशन फोन में रमेश का नंबर डायल करता रहा, लेकिन फोन लगातार काटा जा रहा था। तभी अंजलि की तेज आवाज कमरे में गूंजी। अरे क्या हुआ, अभी तक फोन लगाया नहीं? गुलशन ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। अरे लगाया है, एक बार नहीं 4 बार, लेकिन भैया फोन उठाएं तब ना। अंजलि चिढ़ते हुए बोली। हाँ, अब वो क्यों फोन उठाएंगे? जब हमारी रखने की बारी होती है तो 15 दिन पहले ही फोन करके पिताजी को लेने की जिद करने लगते हैं, और आप भी उनकी बात मानकर पिताजी को तुरंत ले आते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। अब आप ही उन्हें चंडीगढ़ छोड़ आइए। गुलशन ने परेशानी भरे स्वर में कहा। अंजलि, तुम जानती हो कि मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है। कंपनी का मैनेजर बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। अंजलि ने अपनी आंखें तरेरते हुए गुस्से में कहा। वो सब मैं नहीं जानती। आप कैसे भी करके पिताजी को वहां भेजने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो मुझे अपनी बात मनवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर अंजलि गुस्से में रसोई में चली गई। गुलशन कुर्सी पर बैठा गहरे विचारों में डूब गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस स्थिति का हल कैसे निकाले। सुबह की बहस भरी शुरुआत के बाद गुलशन नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर उसकी असिस्टेंट का नाम दिखाई दे रहा था। उसने फोन उठाया। हेलो सर, आपको याद है ना, आज इंटरव्यू सेशन है और आप हायरिंग टीम का हिस्सा हैं। बहुत से आवेदक पहुंच चुके हैं। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। जल्दी से नाश्ता करके गुलशन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर था गुलशन। थोड़ी ही देर में वो अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचते ही उसने देखा कि हॉल और कॉरिडोर में आवेदकों की भीड़ लगी हुई है। सभी अपने हाथों में फाइलें और सीवी लेकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। गुलशन ने बिना किसी की ओर देखे अपने केबिन की ओर कदम बढ़ा दिए। तभी अचानक एक आवाज ने उसे रोक लिया। अरे यार गुलशन, कितने साल बाद मिल रहे हैं, पहचाना मुझे या भूल गया? गुलशन चौंक गया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसके गले लग गया। मैं अविनाश हूँ यार, तेरा बचपन का दोस्त। गुलशन कुछ पल के लिए ठिठक गया। चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, लेकिन तुरंत गायब हो गई। अविनाश का इतना अनौपचारिक व्यवहार उसे खलने लगा। इतने लोगों के बीच अपने पद और प्रतिष्ठा का ख्याल उसकी बचपन की दोस्ती पर भारी पड़ रहा था। अविनाश शायद गुलशन के बदले हुए भावों को भांप गया था। उसने अपने शब्दों में औपचारिकता का लहजा लाते हुए पूछा, आप यहीं काम करते हैं? यह सुनकर गुलशन के अंदर एक अजीब सी संतुष्टि जागी। उसने गर्व से अपनी गर्दन तानते हुए कहा, हाँ, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। खैर, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। यह कहकर गुलशन वहाँ से आगे बढ़ गया। गुलशन इंटरव्यू पैनल में बैठा था। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। एक बड़ी कंपनी के मैनेजर के तौर पर वो पहली बार इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हुआ था। जब वो अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन यह गर्व जल्द ही अभिमान में बदल गया जब उसके सामने इंटरव्यू देने के लिए उसका पुराना स्कूल मित्र अविनाश आकर खड़ा हुआ। जैसे ही अविनाश ने कमरे में कदम रखा, गुलशन के दिमाग में स्कूल के दिनों की यादें ताज़ा हो गईं। दोनों का रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का था। स्कूल के समय में वे पड़ोसी भी थे। दोनों मेहनती और बुद्धिमान थे, लेकिन बाजी हमेशा अविनाश के हाथ ही लगती थी। गुलशन को याद आया कैसे वो हर बार अविनाश से आगे निकलने के लिए दोगुना परिश्रम करता था, लेकिन अंत में जीत अविनाश की ही होती थी। गुलशन के मन में अविनाश के प्रति हमेशा एक खटास सी बनी रहती थी। स्कूल के शिक्षक
और प्रिंसिपल हमेशा अविनाश की तारीफों के पुल बांधते थे। सहपाठी भी उसकी काबिलियत के कायल थे। एक दिन अविनाश बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वो अपनी काबिलियत के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। ये शब्द अक्सर उसके कानों में गूंजा करते थे। लेकिन आज वही अविनाश जो कभी सबसे आगे था, गुलशन के सामने नौकरी के लिए खड़ा था। ऊंचा मकाम। आज मैं कहां से कहां पहुंच गया और अविनाश अभी तक ढंग की नौकरी भी नहीं तलाश पाया अपने लिए। सोचते हुए गुलशन की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। अतीत की यादों को पीछे धकेल गुलशन वर्तमान में आया। अविनाश की ओर देखकर गुलशन के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई। लेकिन अविनाश के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हुई। पैनल के सदस्यों ने एक एक कर सवाल पूछने शुरू किए। अविनाश ने हर सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया। पैनल के सभी सदस्य उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। पैनल ने सर्वसम्मति से अविनाश को इस पद के लिए चयनित करने की पेशकश की। जब गुलशन से उसका निर्णय पूछा गया तो उसने बस औपचारिकतावश हाँ में सर हिला दिया। 2 दिन बाद ही अविनाश ने ज्वाइन कर लिया और पूरी जी जान से काम करने लगा। आज इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था। आज गुलशन जब ऑफिस पहुंचा तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वो बड़ी परेशानी में था। उसकी पत्नी अंजलि ने आज फिर से सुबह सुबह घर सर पर जो उठाया हुआ था, फिर से घर पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसकी आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। समस्या का हल निकालने के लिए गुलशन ने अपने भाई रमेश को कई बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार वही घिसा पिटा जवाब सुनने को मिला। अभी बहुत व्यस्त हूँ, जैसे ही समय मिलेगा पिताजी को लेने आ जाऊंगा। कुछ दिन और उन्हें अपने पास रखो। उसके दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थीं कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई कम इन सर? गुलशन ने सिर उठाकर देखा। आओ अविनाश, उसने कहा। अविनाश ने अंदर आते ही कहा, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। गुलशन ने उसे घूरते हुए हैरानी भरे लहजे में पूछा, अरे अभी तो तुमने ज्वाइन किया है और अभी से छुट्टी? तुम जानते हो हम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, छुट्टी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तो अविनाश ने झिझकते हुए जवाब दिया, सर दरअसल कल मुझे अपनी माताजी को चंडीगढ़ लेकर जाना है। मेरी बड़ी दीदी वहाँ रहती हैं और उनके नए मकान का मुहूर्त है। जाना ज़रूरी है, हमें सुबह की ट्रेन से निकलना है। चंडीगढ़? यह सुनकर गुलशन के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। भैया का घर भी तो चंडीगढ़ में ही है। अविनाश को जाना ही है तो क्यों न लगे हाथ अपनी परेशानी भी हल कर ली जाए। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने संयमित लहजे में कहा, अच्छा अविनाश, छुट्टी तो तुम्हें मिल सकती है, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अविनाश ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ सर बताइए, मैं वापस आने के बाद कर दूंगा। तो गुलशन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अविनाश, आने के बाद नहीं, यह काम तुम्हें कल ही करना होगा। दरअसल मेरे बड़े भैया भी चंडीगढ़ में रहते हैं। अगर तुम्हें कोई असुविधा न हो तो क्या तुम मेरे पिताजी को अपने साथ ले जा सकते हो? वो क्या है ना, अकेले तो मैं उन्हें भेज नहीं सकता और उन्हें लेकर जाने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर तुम उन्हें साथ ले जाओ तो भैया स्टेशन पर उन्हें रिसीव कर लेंगे। इस पर अविनाश मुस्कुराया और बोला, अरे सर, इसमें असुविधा कैसी? मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं और फिर इसी बहाने अंकल से भी मुलाकात हो जाएगी। अविनाश का जवाब सुनते ही गुलशन को ऐसे लगा जैसे उसके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे इस समस्या का समाधान इतनी आसानी से मिल जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। जब अविनाश कमरे से बाहर चला गया तो गुलशन अपनी कुर्सी पर आराम की मुद्रा में बैठ गया।
और राहत भरी एक लंबी सांस ली। शाम को घर पहुंचकर गुलशन ने जब अपने पिता राम प्रसाद जी को अगले दिन चंडीगढ़ जाने की बात बताई तो उसकी पत्नी अंजलि की बाँछें ही खुल गईं। अरे वाह, आखिरकार समस्या का हल निकल ही आया। अब थोड़ा आराम मिलेगा मुझे, उसने मन ही मन सोचा। वह बिना देर किए राम प्रसाद जी का सामान पैक करने में जुट गई। इतनी चुस्ती उसने शायद ही आज तक कभी दिखाई होगी। लेकिन दूसरी ओर राम प्रसाद जी के चेहरे पर गहरी उदासी के बादल छा गए, मगर किसी को उनकी उदासी या खुशी से फर्क ही कहाँ पड़ता था। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। अगली सुबह राम प्रसाद जी का सामान बाहर आंगन में पहुंचा दिया गया। जब गुलशन अपने पिता का सामान गाड़ी में रख रहा था, राम प्रसाद जी ने धीमे भर्राए स्वर में कहा, बेटा गोलू, अच्छा होता अगर तू ही मुझे चंडीगढ़ छोड़ आता। मैं अकेले यात्रा में असहज महसूस करता हूँ। पिता के स्वर में जो उदासी थी उस पर तो गुलशन का ध्यान ही नहीं गया। ऊपर से वो खींच कर बोला, पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे गोलू कहकर मत पुकारा कीजिए। मेरा नाम गुलशन आपने ही रखा था ना, तो उसी नाम से पुकारा करें। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर आसीन हूँ, समाज में मेरा एक अलग स्टेटस है। जानते भी हैं मेरे नीचे कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं वो मुझे। अब आप मुझे यदि सबके सामने गोलू कहकर पुकारेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। राम प्रसाद जी, जो बेटे के बचपन से ही उसके इस नाम से पुकारने के आदी थे, बिना कुछ बोले उसे देखे जा रहे थे। गुलशन ने बात जारी रखी, और जहाँ तक रही आपके साथ चंडीगढ़ चलने की बात, तो आजकल मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए आपके साथ जाना संभव नहीं होगा। बेटे की बात सुनते ही राम प्रसाद जी के चेहरे पर निराशा की काली बदलियां छा गईं। तभी उनके कानों से एक आवाज टकराई, दादू जल्दी आना, हमारा आपके बिना दिल नहीं लगता। राम प्रसाद जी ने मुड़कर देखा। उनके पोता पोती, जिनकी मासूमियत और प्यार में कोई बनावट नहीं थी, उन्हें गले लगाने के लिए दौड़े आए। पोता पोती को देखते ही राम प्रसाद जी के चेहरे पर वात्सल्य उमड़ आया। उन दोनों को सीने से लगाकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ बेटा, जल्दी आऊँगा, उन्होंने बच्चों के बालों को सहलाते हुए कहा। गुलशन ने यह दृश्य देखा, लेकिन उसके भीतर की संवेदनशीलता शायद कहीं गहरे दब चुकी थी। पिताजी, देर हो रही है, चलिए गाड़ी में बैठिए, उसने कहा। राम प्रसाद जी बच्चों को गले से लगाकर भारी मन से गाड़ी में जाकर बैठ गए। उनके दिल के भीतर का दर्द चेहरे से साफ झलक रहा था। गाड़ी चल पड़ी और साथ ही उनकी आंखों के कोने से आंसुओं की बूंदें धीरे धीरे उनके गालों पर लुढ़क गईं। गुलशन और राम प्रसाद जी जब स्टेशन पहुंचे तो अनाउंसमेंट सुनाई दी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन 1 घंटा लेट है। गुलशन खींचते हुए बोला, ये ट्रेनें कभी समय पर नहीं आती। गुलशन ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर अविनाश पहले से ही मौजूद था। उसने राम प्रसाद जी को पास रखे बेंच पर बैठने को कहा, और यह वहां देखते हुए गुलशन बोला, अरे अविनाश, तुमने तो कहा था कि तुम वहां अपनी माता जी के साथ जा रहे हो, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अविनाश मुस्कुराया और पास की बेंच पर बैठी एक कमजोर और झुकी हुई बुजुर्ग महिला की ओर इशारा करते हुए बोला, यह मेरी माँ है। उन्हें देखकर गुलशन चौंक गया। वो अविनाश की माँ को पहचान ही नहीं पाया था। हालांकि उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, परंतु वो शारीरिक रूप से बहुत अधिक कमजोर और बुजुर्ग नजर आ रही थी। अविनाश, ये इतना कमजोर और बीमार क्यों लग रही हैं? कहते हुए गुलशन के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। तो अविनाश कहने लगा, 3 साल पहले मेरे माता पिता एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इस हादसे में पिताजी की जान चली गई। यह कहते कहते अविनाश का गला भरा आया। उसने अपनी बात जारी रखी। माँ को उस हादसे में गहरी चोटें आईं। अस्पताल में महीनों इलाज चला।
लेकिन माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। पिताजी के जाने के बाद माँ को ऐसा सदमा लगा कि वो अंदर से टूट गईं। ऊपर से उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अल्जाइमर हो गया है और वे चीजें भूलने लगी हैं। कभी कभी तो मुझे भी नहीं पहचान पाती। फिर अविनाश बोला, जानते हैं सर, जिस दिन मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था उससे 2 दिन पहले ही मुझे विदेश में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मैंने विदेश जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि माँ को मेरी ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मैं यहीं रहकर अच्छी नौकरी हासिल कर लूँगा, लेकिन उसके बाद कोविड का दौर आ गया और अच्छी नौकरी एक सपना बनकर रह गई। गुलशन चौंका। क्या तुमने वो सुनहरा मौका छोड़ दिया? तुम्हें अफसोस नहीं होता? अविनाश मुस्कुरा कर बोला, अफसोस? बिल्कुल नहीं सर। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे सर पर है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन अगर उस वक्त मैंने माँ का साथ छोड़ दिया होता तो शायद यह पछतावा जिंदगी भर रहता। यह सुनकर गुलशन हैरानी से बोला, लेकिन इस हालत में तो उन्हें संभालने में बहुत मुश्किल होती होगी। दोनों भाई मिलकर संभालते होंगे। नहीं सर, मेरे भैया तो पुणे में रहते हैं। अच्छा, तो उन्हें 6-6 महीने रखते होंगे? पूछते हुए गुलशन शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था, परंतु अविनाश ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो माँ का अपना घर है, शुरू से वो यहीं तो रह रही हैं, कहीं और उनका मन कैसे लगेगा? मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उनकी हालत पेंडुलम की तरह हो जाए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। यह ख्याल भी मैं उनके मन में नहीं आने देना चाहता कि पिताजी के जाने के बाद उनका कोई घर नहीं रहा या वो हम पर बोझ बन गई हैं। और मैं तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज्यादा मेरी माँ का ख्याल रखती है, उन्हें समझती है। अविनाश की यह बात सुनकर गुलशन बोला, अरे अविनाश, जिंदगी में इंसान को कभी कभी व्यवहारिक फैसले भी लेना चाहिए। कोरी भावुकता में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इंसान भी थक जाता है। फिर मन में यह विचार जरूर आता है कि सिर्फ हम ही क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरा भाई क्यों न करें। गुलशन की इस बात पर अविनाश थोड़ा मुस्कुरा उठा और फिर बोला, नहीं सर, मेरा तो यह मानना है कि कोई काम मुश्किल तब लगता है जब उसे बोझ समझकर किया जाए। जब माँ बाप कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते तो हम अपने माँ बाप को कैसे बोझ समझ सकते हैं। और सर, देखा जाए तो जाने अनजाने हमारे कर्म ही संस्कार बनकर हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात एक इंसान समझ ले तो उसका बुढ़ापा ही संवर जाए। यह बात सुनकर गुलशन को ऐसा महसूस हुआ मानो अविनाश ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। वो निशब्द सा रह गया, उसका अभिमान पल भर में चकनाचूर हो गया। उसी समय ट्रेन आ गई। अविनाश ने पहले राम प्रसाद जी को ट्रेन में बैठने में सहायता की और फिर अपनी माँ को सहारा देते हुए बिठाया। ट्रेन धीमी गति से चलने लगी तो राम प्रसाद जी ने खिड़की से झांकते हुए धीमे से कहा, बेटा, अपना ख्याल रखना, बहू और बच्चों का भी। राम प्रसाद जी की बात अधूरी ही रह गई और ट्रेन आगे निकल गई। लेकिन गुलशन ने आज पिता की आवाज़ में एक ऐसा दर्द महसूस किया था जिसे वो पहले कभी नहीं देख पाया था। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ी। ट्रेन के दूर होते ही गुलशन गहरे विचारों में डूबा, अपने ऑफिस की ओर चल पड़ा। परंतु अविनाश की बातें उसके दिमाग पर जैसे हथौड़े बरसा रही थीं। उसके दिल का चैन कहीं गायब हो चुका था। उसे एहसास होने लगा कि उसकी और अविनाश के बीच में आज भी एक प्रतिस्पर्धा जारी है, इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें अविनाश आज भी उससे बाजी मार ले गया। एक तरफ तो वो अपने मन को समझाने में लगा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, परंतु दूसरी तरफ दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ने लगा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्या इतना बड़ा मुकाम
मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है। क्या उसमें मेरे माँ बाप की बरसों की तपस्या नहीं थी? जीवन के हर कदम पर उन्होंने मुझे कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। गोलू बेटा, बड़े होकर तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। मेहनत कर ताकि तू अपने सपने पूरे कर सके। पढ़ाई करने का मन नहीं करता था तो पिताजी के यही शब्द तो मुझे हौसला देते थे। जब जब मेरी हिम्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरे के मजबूत हाथ मेरे कंधों पर थे, यह बताने के लिए कि वो मेरे साथ खड़े हैं। और आज वही हाथ बूढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं। उन्हें सहारा लेने के लिए मेरे कंधे की ज़रूरत है, तो मैं उनका साथ छोड़ दिया। दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई ने गुलशन को थका दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे वो पल याद आने लगे जब उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपने कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। गुलशन उस समय उनके लिए खाना लेकर गया था। जैसे वो अंदर जाने लगा तभी अंदर से आवाज आई। आवाज से उसके पांव वहीं रुक गए। पिताजी माँ के पास बैठे थे और माँ उन्हें समझा रही थी, आप परेशान मत होइए, जाना तो एक दिन सभी को है, इसमें आंसू बहाने वाली कोई बात नहीं है। तो पिताजी का स्वर गूंजा, क्या क्या करूं कमला, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? कहते कहते उनका स्वर रूंध गया, परंतु माँ शांत स्वर में बोली, उस बात की आप चिंता मत कीजिए। रमेश भले ही स्वभाव से तीखा है, परंतु गुलशन पर मुझे पूरा भरोसा है, वो आपका बहुत ख्याल रखेगा। यह एक माँ का विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। उसके ठीक 2 दिन बाद हमें माँ छोड़कर चली गई थी। पिताजी अंदर तक टूट चुके थे, बहुत अकेले पड़ गए थे, लेकिन हम लोग उनके अकेलेपन की पीड़ा को भी नहीं समझ सके। माँ की 13वीं पर ही अंजलि ने कह दिया था कि पिताजी का बोझ अकेले हम ही क्यों उठाएं। यह दोनों बेटों का फर्ज है और मुझे भी उसकी बात सही लगी थी, यह जानते हुए भी कि बड़े भैया पिताजी को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। मैंने यह फैसला कर लिया कि पिताजी की जिम्मेदारी हम बराबर बराबर बांटेंगे। और जब यह बात पिताजी को पता चली थी तो उनके चेहरे पर कितनी बेबसी छलकने लगी थी। उनके चेहरे की लकीरें और ज्यादा गहरा गई थीं। उम्र मानो 10 वर्ष आगे सरक गई थी। उनके सभी दोस्त रिश्तेदार यहीं दिल्ली में तो थे, जिनके सहारे वो अपना समय अच्छे से बिता सकते थे। लेकिन मैंने मन ही मन सोचते सोचते गुलशन की आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहने लगे। माँ, तुमने कहा था कि गुलशन पर तुम्हें पूरा विश्वास है, लेकिन आज क्या कर बैठा तुम्हारा गुलशन? उसका दिल सिसक रहा था। पिताजी को तो मैंने असहनीय दुख दिए ही हैं, अपनी माँ की विश्वास को भी तोड़ कर रख दिया। यह सब देखकर माँ की आत्मा कितना कलप रही होगी, यह भी नहीं सोच पाया मैं। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। फिर को सोचते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और मोबाइल उठाकर चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट की टिकट बुक कराई और बिना समय गंवाए ऑफिस से बाहर निकल गया। करीब 5 घंटे के बाद जब ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी और अविनाश अपनी माँ और राम प्रसाद जी को लेकर नीचे उतरा तो देखकर हैरान रह गया कि उनके सामने गुलशन खड़ा था। राम प्रसाद जी भी आश्चर्यचकित थे। तभी गुलशन ने अविनाश को अपने गले से लगाया और उन्हें कंठ से बोला, मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। यह सुनकर अविनाश उसे आश्चर्य मिश्रित खुशी से देखने लगा। फिर गुलशन ने अपने पिता का बैग उठाया और उनका हाथ थामते हुए बोला, चलिए पिताजी, एयरपोर्ट जाना है। लेकिन एयरपोर्ट क्यों? मुझे तो रमेश लेने आने वाला था ना? राम प्रसाद जी ने पूछा तो गुलशन ने कहा, नहीं पिताजी, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं, अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगे। यह बात सुनकर राम प्रसाद जी अपने बेटे को हैरानी से देखने लगे।
करीब 2 घंटे बाद जब गुलशन अपने पिता को लेकर घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही अंजलि ने उन्हें देखा और उसकी भौहें तन गईं। गुस्से से बेकाबू होते हुए वो बोली, ये क्या, तुमने तो इन्हें चंडीगढ़ भेज दिया था ना, बड़े भैया के पास, तो ये फिर से यहाँ कैसे लौट आए। अंजलि की इस बात पर गुलशन ने कुछ नहीं कहा और पिता राम प्रसाद जी को कमरे में लेकर जाने लगा। लेकिन अंजलि इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं थी। वो फिर से चिल्लाई, कुछ बताओगे भी, क्या हुआ है। अभी अभी मैंने चादर धुलवाई है, कमरे की सफाई करवाई है और तुम फिर से इन्हें यहाँ ले आए गंदगी फैलाने के लिए। इतना सुनते ही गुलशन के सब्र का बांध टूट गया। गुलशन ने अचानक कदम रोक दिए और पलटकर अंजलि को देखा। उसकी आंखों में आक्रोश था। बस अंजलि, अब एक शब्द और नहीं। मेरे पिताजी अब हमेशा यहीं रहेंगे। अगर तुम्हें यह बात पसंद नहीं तो तुम अपना सामान बांधकर मायके जा सकती हो। गुलशन की कड़कती आवाज़ सुनते ही अंजलि हक्की बक्की खड़ी रह गई। अंजलि ने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे घर छोड़ने को कह रहे हो। गुलशन ने थोड़ा नरम होकर लेकिन सख्त स्वर में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मेरा जीवन पिताजी के बिना अधूरा है। तुम खुद सोचो, कैसे छोड़ सकता हूँ मैं उस पिता को जिसके कपड़े ना जाने कितनी बार गंदा किए थे मैंने, जिसकी बरसों की तपस्या के कारण मैं आज इज्जत से जी रहा हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ अपनी माँ का विश्वास, जिनकी नज़रें अपने अंतिम समय में मुझे इतनी आस से देख रही थीं। यदि तुम्हें मेरे पिताजी की उपस्थिति इतनी खलती है तो तुम अभी यह घर छोड़ सकती हो। अपने पिताजी की देखभाल के लिए मैं एक अटेंडेंट रख लूँगा जो मेरी अनुपस्थिति में न सिर्फ उनके सारे काम करेगा बल्कि उनका ख्याल भी रखेगा। अब मेरे पिताजी कहीं नहीं जाएंगे। आप बैठिए पिताजी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ, थक गए होंगे। कहते हुए गुलशन रसोई घर में चला गया। बेटे का प्यार देखकर राम प्रसाद जी के कांपते हाथ दूर से ही अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, भगवान तुम्हें हर खुशी दे। फिर सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देखकर मन ही मन बोले, कमला, तुम्हारा विश्वास जीत गया। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें वो अपनी धोती के कोरों से पोंछने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।